हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके अगर क्वेश्चन आया तो 4 मार्क पक्के समझो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके टॉपिक ही हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने 12 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, 12 क्वेश्चंस, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले हम पूरी थ्योरी डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ टाइटल और फिर शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हमने जो पहले लेक्चर में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझा था, वो किन्होंने प्रिडिक्ट करा था? तो रदरफोर्ड ने। फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता। उन्होंने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए इस तरह से धीरे 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 न्यूक्लियस जो है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। अब फ्रेंड्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये यूं बताती है कि अगर जो चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, राइट, इसको यहाँ पे प्लस है ये इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, उस तरह से वो मोशन करता हुआ आएगा, राइट। तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेटिंग करते हुए चार्ज पार्टिकल के अंदर से ऑलवेज एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। ये थियरी हमारी बताती है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करना चाहिए, उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। तो रदरफोर्ड ने भी यही बोला कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होगा तो वो कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकाल रहा होगा, उसके अंदर से जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली बाहर निकल रही होगी, ऐसा उन्होंने बोला। अब अगर कंटिन्यूसली एनर्जी बाहर निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी भी जनरेट करेगा वो, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि एनर्जी भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से स्पाइरल मोशन करेगा, उन्होंने बताया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पाइरल मोशन कर रहा है, ओके, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी एमिट करते जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट कर रहा है, और हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही होती है। तो जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस की ओर बढ़ता जा रहा है इन स्पाइरल फॉर्म, वैसे वैसे वो अपने अंदर से एनर्जी भी निकालता जा रहा है, और फाइनली उन्होंने ऐसा बोला इवेंचुअली कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्पाइरल मोशन करते 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 एनर्जी बाहर निकालते निकालते न्यूक्लियस में आके फॉल करेगा। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन रहा नेगेटिव और न्यूक्लियस में रहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाई, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा स्टेबल नहीं हो पाया, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एटम अचीव नहीं हो पाया यहाँ पे, राइट। यानी किस तरह से हमारा एटम स्टेबल होता है वो हो नहीं पाया। ये थ्योरी के हिसाब से चले तो ऐसा बोलता है कि एटम एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, लेकिन हमें पता है कि एटम तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास जितनी भी बॉडी आपको दिख रही है, मटेरियल आपको दिख रहे हैं, वे सारे किसी न किसी एलिमेंट के एटम के बने हुए हैं, राइट। यानी रदरफोर्ड ने ये गलत यहाँ पे कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से उन्होंने जो समझा है कि इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए एनर्जी एमिट करके इवेंचुअली वो न्यूक्लियस में फॉल कर रहा था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के हिसाब से ये थियरी, अगर इस तरह से वो मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो एटम यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी एटम की, तो ये थियरी हमारी फेल हो गई, राइट। अगर फ्रेंड्स इस हिसाब से हम चलें तो यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, राइट। यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, तो लगातार यहाँ पे एनर्जी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी ये हुआ कि मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक्चुअल में मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला, जो कि गलत प्रूव हो गया। उसके बाद उनके ही स्टूडेंट नील बोहर ने पूरा डेरिवेशन के साथ हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करा,
और उसकी वेलोसिटी का, रेडियस का, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारे फॉर्मूला निकाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारे सारे कलर कंटिन्यूस होते हैं इस तरह से। मान लो कि विबग्योर हमें मिल रहा है, विबग्योर, तो जो विबग्योर मिलेगा उसमें सारे कलर्स कंटिन्यूस होंगे, राइट। और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हमें कुछ कुछ लाइन ही मिलती है। यहाँ एक लाइन है, फिर भी पूरा हमारा ये जो है बैकग्राउंड वो पूरा डार्क है, लाइन हमें कलरिंग मिलेगी इस तरह से, राइट। मान लो ये 6000 मिल रही है, तो ये कुछ 5880 मिलेगी इस तरह से। हमें वेवलेंथ सारी चेंज मिलेगी, यहाँ पे वेवलेंथ यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, राइट। एक आता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, मान लो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, मैं आपको अलग से यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा पूरा ब्लैक है, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसा कर लें, तो यहाँ पे ये लाइन हमारी एमिट हो रही है। तो अगर बैकग्राउंड ब्लैक हो और कलरिंग लाइट एमिट कर रही हो तो उसको बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। और पूरा बैकग्राउंड हमारा कलरिंग है, लेकिन लाइट यहाँ पे पूरी ब्लैक ही दिख रही है, सिर्फ यहाँ पे लाइट हमारी कलर दिखेगी, कलर लाइट। यहाँ पे लाइन हमें पूरी, यहाँ पे लाइन हमें पूरी ब्लैक डार्क दिखेगी, डार्क लाइंस ब्लैक कलर की दिखेगी। तो ये जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, राइट। और ये हमारा होगा एमिशन स्पेक्ट्रा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो गई है, राइट। यहाँ पे पूरा कलरिंग बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड यहाँ कलरिंग मिलेगा, बैकग्राउंड में पूरे कलर होंगे, लेकिन ये जो लाइन है वो पूरी ब्लैक कलर की दिखाई देगी, डार्क लाइंस दिखाई देगी, तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और यहाँ पे जो एमिशन हुआ है, लाइन हमें कलरिंग दिखाई देगी, बैकग्राउंड ब्लैक होगा यहाँ पे। तो ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो पूरा हमारा स्पेक्ट्रम होगा एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये थियोरी ऐसा बताती है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन मिला हमें कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो उसके बाद नील बोर ने पूरा एक्सप्लेन करा। तो फ्रेंड्स, हम पहले यहाँ पे नील बोर के हाइपोथेसिस लर्न करने वाले हैं, पॉस्टुलेट्स। नील बोर ने पॉस्टुलेट्स बनाए, राइट। तो हम यहाँ पे 3 पॉस्टुलेट्स लर्न करेंगे। पॉस्टुलेट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉस्टुलेट के ऊपर से। पॉस्टुलेट लर्न करने के बाद हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, राइट। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम यहाँ पे 3 पॉस्टुलेट लर्न करेंगे। नील बोर ने बताया कि इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कभी रिवॉल्व नहीं करेगा, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यूस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होगी, राइट। और वो स्पेसिफिक ऑर्बिट भी पर्टिकुलर रेंज में ही होगी, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ही होगी। तो वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल एक और लगाता हूँ, बोर्स पॉस्टुलेट। 3 पॉस्टुलेट है, बोर्स 3 पॉस्टुलेट। यहाँ पे हम बोर के 3 पॉस्टुलेट डिस्कस करने वाले हैं, बोर्स 3 पॉस्टुलेट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फ्रेंड्स, मैं पॉस्टुलेट लिखूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नील बोर ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन एटॉमिक स्केल पे न्यूक्लियर की रेडियस आती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर। तो एटॉमिक स्केल के ऊपर अगर हम बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडिया से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए नील बोर ने क्या किया, जो नए डेवलप हुए क्वांटम मैकेनिक्स को उन्होंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया, क्वांटम हाइपोथेसिस का यूज़ किया। तो क्वांटम हाइपोथेसिस का यूज़ करके उन्होंने पूरा यहाँ पे डेवलप किया। उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा डिराइव करते वक्त
क्लासिकल आइडिया भी यूज किए, क्वांटम आइडिया भी यूज किए। तो क्लासिकल और क्वांटम का उन्होंने कॉम्बिनेशन करा और इस तरह से कॉम्बिनेशन करके उनका डेरिवेशन उन्होंने दिया। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ही हम ये पूरा प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो क्लासिकल आइडिया तो लेंगे ही, साथ में हम क्वांटम आइडिया भी ऐड करेंगे जो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर होगा। तो मैं यहाँ पे पोस्टुलेट पहले लिखता हूँ और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड an electron in an atom could revolve in certain stable orbit। फ्रेंड्स यहाँ पे रुदरफोर्ड ने बताया था कि वो कंटिन्यूस इस तरह से मोशन करता हुआ आएगा, लेकिन बोर ने ऐसा बोला कि वो स्टेबल ऑर्बिट में ही मोशन करेगा, वो भी बिना एनर्जी रेडिएट किए। एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वो बिना एनर्जी रेडिएट करे एक जगह घूमता रहेगा। स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। From this postulate, each atom has certain finite stable states in which it can exist, it can revolve, and each possible state is definite total energy। फ्रेंड्स ये जो ऑर्बिट होगी, these orbits are called stationary state of the atom। यानी कि जो हमारी ऑर्बिट है वो यहाँ पे अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, राइट। रेडियस यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं आएगा, एक ही जगह पे आएगा। तो उन्होंने बताया कि मान लो ये अपना न्यूक्लियस है, यह हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है सपोज कर लो, या हमारी सेकेंड ऑर्बिट है सपोज कर लो, ये हमारी फोर्थ ऑर्बिट है। फ्रेंड्स ये हम लर्न करने वाले अगर एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके कि यहाँ पे अगर मान लो हमारा फर्स्ट स्टेट है तो ये हम फॉर्मूला एक डिराइव करके लेके आएंगे यहाँ पे 13.6 अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ मैं 1 रखूंगा तो यहाँ एनर्जी का लेवल हमारा आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो -13.6/4 -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 रखता हूँ तो यहाँ आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हमारा n = 3 होगा, n = t। और एक और अगर हम एनर्जी लेवल ले लें n = 4, n = 4, वो हमारा आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं वापस इसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूँ, रीड करूँ वापस, तो इसके हिसाब से मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे जो पहला लेवल है उसको उस शेल को हम बोलेंगे KLMN, ये हमारा न्यूक्लियस है बीच में, राइट। उसके बाद ये हमारी पहली शेल n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, राइट। ये मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस को डिफाइन कर रखा है, न्यूक्लियस। तो हमारी जो पहली शेल होगी उसको हम K बोलेंगे, उसके बाद LMN इस तरह से आएगी। और आप देखो डिफाइनाइट है, यहाँ पे जो पहली शेल है उसमें एनर्जी हमारी रहेगी -13.6। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये किस तरह से है पूरा डेरिवेशन हम आज करेंगे, राइट। ये एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैरी करती है, यहाँ पे ये स्टेट -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैरी करता है, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.85। फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंडिंग स्टेट में है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा जब वो ट्रांजिशन करेगा। ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मान लो हमारा एल शेल में घूम रहा है, राइट, तो वो बिना कोई एनर्जी एमिट किए घूमेगा, उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलेगी।
बिना कोई एनर्जी एमिट किए हुए वो वहां पे घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, राइट। अगर उसको इस सेल में या इस सेल में जाना है तो उसको या तो एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट पोस्टुलेट में, राइट। लेकिन अभी आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकते जब घूमते वक्त। इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है उतनी है, तो वो उसी एनर्जी लेवल में मोशन करेगा। देखो, फ्रॉम दिस पोस्टुलेट ईच एटम हैज सर्टेन डिफाइनेड स्टेबल स्टेट इन विच इट कैन एग्जिस्ट। उसके पास हर एक का अपना एक स्टेट होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन अभी के स्टेट में है, के लेवल में, तो वहीं पे वो रिवोल्यूशन करता रहेगा जब तक वो एनर्जी निकाल नहीं देता या फिर एनर्जी ले नहीं लेता, राइट। तब तक वो उसी जगह पे घूमता रहेगा, है ना। इट कैन रिवॉल्व एंड ईच पॉसिबल स्टेट इज डिफाइंड एट टोटल एनर्जी। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन एल में घूम रहा है तो उसका एनर्जी लेवल फिक्स है कि -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी? -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही रहेगी, राइट। उसके पास और कोई एनर्जी नहीं हो सकती। अगर एल शेल में है तो उतनी एनर्जी उसके पास वो कैरी करता है, तभी वहां पे घूम रहा है। अब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या और एनर्जी एमिट करेगा, उसके बाद वो ट्रांजिशन कर सकता है, यानी दूसरी जगह पे जा सकता है। अब दूसरी जगह जाने के लिए उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी, राइट, तभी वो दूसरी जगह जा पाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आइडिया होनी चाहिए। सिंपल यहाँ पे ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन के पास कम पैसे हैं, वो वड़ा पाव ही खाएगा, वो कोई 5 स्टार होटल में नहीं जाएगा खाना खाने के लिए, राइट। यानी कि सिंपल बात, इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में मोशन कर रहा होगा जितनी उसकी औकात होगी, जिसकी उसके पास एनर्जी होगी। ये हम सेकेंड ऑर्बिट में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में मोशन करता है एक्चुअली, राइट। तो आई होप ये आपको आइडिया आया। और फ्रेंड्स, ये जो फिक्स ऑर्बिट हैं इनको बोला जाता है स्टेबल ऑर्बिट्स। स्टेबल ऑर्बिट, ये हमारी जो यहाँ पे फिक्स ऑर्बिट्स है, इन फिक्स ऑर्बिट को बोला जाएगा स्टेबल ऑर्बिट्स, राइट। ये हमारी ऑर्बिट यहाँ पे फिक्स्ड है। तो जो भी ऑर्बिट हमारी यहाँ पे फिक्स्ड है उनको यहाँ पे क्या बोला जाएगा? स्टेबल ऑर्बिट्स। ये सारी ऑर्बिट्स हमारी स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाएगी, राइट। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, जहाँ पे है वहीं पे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाएगी, राइट। तो ये बताया नील बोहर ने अपने पहले पोस्टुलेट में, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सेकेंड पोस्टुलेट लिखता हूँ। सेकेंड पोस्टुलेट लिखने के लिए मैं फर्स्ट वाले को मिटा देता हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा लंबा है और उसमें हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानना है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी, क्योंकि ये तो मैं रखना ही पड़ेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम यहाँ पे सेकेंड पोस्टुलेट लिखते हैं। बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, ये डिफाइन क्या करेगा? डिफाइन दिस स्टेबल ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट है उनको वो डिफाइन करेगा। दिस postulate state that the electron revolves around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi. h upon 2 pi, where h हमारा क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम L of the electron is quantized। अब फ्रेंड, ये क्वांटाइज का मीनिंग हमने चैप्टर 1 से ही पढ़ रखा है। यहाँ पे क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो भी पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी होगी,
जो भी हमारी पॉसिबल ऑर्बिट है उसमें से इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में मोशन करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, राइट। फ्रॉम सो मैनी पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैविंग अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन ये जो भी पॉसिबल ऑर्बिट्स है उसमें से केवल उसी ऑर्बिट पर मोशन करेगा कि जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में आता हो। यहाँ पे n हमारा क्या है, इंटीजर है, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश सो ऑन। मान लो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो h/2 पाई आएगा, l की वैल्यू हमने 1 रखी, n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो 2h/2 पाई, अगर हम 3 रखेंगे तो 3h/2 पाई, अगर हम 4 रखेंगे तो 4h/2 पाई, अगर हम 5 रखेंगे तो 5h/2 पाई, इस तरह से, राइट, इस तरह से मिल जाएगा हमें। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मोशन कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम उसके इंटीग्रल मल्टीपल के h/2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में हो। या तो n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी। अब देखिए मैंने आपको वही बोला कि या तो वो n इज इक्वल टू 1 होगा तो इस एनर्जी लेवल में होगा, उसके पीछे देखो आप कितनी गैप है, राइट, उसके बाद इतनी सारी गैप है हमारी, राइट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 10.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, राइट। इतनी एनर्जी लेवल की गैप है, बीच में कोई और ऑर्बिट नहीं है, कोई शेल नहीं है यहाँ पे। उसके बाद डायरेक्टली यही है, तो या तो इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है या इसमें रह सकता है या इसमें रह सकता है या इसमें, राइट। इलेक्ट्रॉन इसके बीच में जो भी है वहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज उसी ऑर्बिट पे मोशन करेगा जिसकी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल में हो, किसके, h/2 पाई के, जहाँ पे h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब फ्रेंड्स आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 में से 1 में जंप करता है, राइट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। तो आप क्या करिए, L3 माइनस L1 इज इक्वल टू 3h/2 पाई माइनस h/2 पाई, यहाँ पे हमने 1 रख दिया n की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 3h माइनस h 2h/2 पाई, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया h/पाई, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस आया वो हमें इतना मिला h/पाई। ऐसा क्वेश्चन हमारे JEE मेंस 2023 में आ चुका है, वो मैं नहीं करवाने वाला हूँ आज, लेकिन सब आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन इसमें आ चुका है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो फ्रेंड सेकंड पोस्टुलेट में हमने यही पढ़ा कि जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, राइट, जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं उनके हर एक एनर्जी लेवल हैं, राइट, और हमारा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मोशन करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम L किसके बराबर हो, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, n के मल्टीपल में हो। अब देखिए कि L इज इक्वल टू NH/2 पाई, इसमें L हमारा क्या आता है, हमने 11 में पढ़ रखा है कि L हमारा आएगा R क्रॉस P, राइट, 11 में हमने पढ़ रखा है ये, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब अगर मैं क्रॉस हटा लूं तो RP साइन थीटा और 90 ले ले हम मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम, तो RP, तो अगर मैं यहाँ पे RP लगा दूं तो RP इज इक्वल टू NH/2 पाई, और जैसे कि हमें पता है कि P हमारा मोमेंटम डिफाइन करता है, तो MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, राइट। यहाँ पे नील बोहर ने क्या करा फ्रेंड्स, क्वांटम हाइपोथेसिस इन्वॉल्व करा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम फिजिक्स कहलाता है हमारा, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा क्वांटम का कंसेप्ट अप्लाई करा, राइट। उन्होंने पहले लिया सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बियन फोर्स, तभी इलेक्ट्रॉन हमारा घूम पाएगा। तो क्लासिकल आइडिया के साथ साथ उन्होंने नया रेडिकल आइडिया लिया क्वांटम हाइपोथेसिस का। तो ये जो उनका मॉडल था वो क्लासिकल आइडिया प्लस क्वांटम आइडिया का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि केवल और केवल क्लासिकल आइडिया, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी यहाँ पे फेल जा रही थी इसको एक्सप्लेन करने में, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करा, और क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके उन्होंने इस तरह से सेकेंड पोस्टुलेट दिया, राइट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट करेंगे कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहे या यहाँ से यहाँ आना चाहे तो किस तरह से पॉसिबल है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको मिटा के थर्ड पोस्टुलेट लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट का डिस्कशन करते हैं।
थर्ड पोस्टुलेट हमारा यहाँ पे एनर्जी लेवल डिफाइन करेगा। हमारा जो इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे किस ऑर्बिट में वो जंप करता है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ मैं टाइटल लगाता हूँ थर्ड पोस्टुलेट। फ्रेंड्स, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट लिखते हैं। बोहर थर्ड पोस्टुलेट स्टेट दैट if electron might make a transition, एंड ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, राइट। एनर्जी लेवल को चेंज करने को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर लोअर एनर्जी when it does so जब ऐसा वो करेगा, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final stage और स्टेट। और जब वो ट्रांजिशन करेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन is given by EI minus EF is equal to h nu, where EI is the energy of the initial level and EF, that is energy of the final energy level. फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट में ऐसा बताया गया कि बोहर थर्ड पोस्टुलेट स्टेट दैट इफ इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। हमें पता है कि ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, तो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट यहाँ पे है हमारे पास, टू अनदर लोअर एनर्जी लेवल इट डज सो, अ फोटोन इज एमिटेड। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो अपने अंदर से एक फोटोन निकालेगा, राइट, एनर्जी निकालेगा। कितनी एनर्जी? दोनों के डिफरेंस जितनी, दोनों के डिफरेंस जितनी एनर्जी वो निकालेगा, राइट। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में साथ में h मल्टीप्लाई है तो एनर्जी हो गई, राइट, टू अनदर लोअर एनर्जी लेवल। व्हेन इट डज सो, अ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट के जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है उसके बराबर वो एनर्जी होगी। अब मान लो वो एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो अपर लेवल में जाएगा, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाएगा अपर लेवल में। अगर वो एनर्जी लॉस कर रहा है तो लोअर लेवल में आएगा, राइट। और वो इतनी एनर्जी लॉस करेगा कि ये दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर उसकी एनर्जी आए, उसकी फ्रीक्वेंसी आए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो उतनी एनर्जी एक्सेप्ट करेगा जितनी दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। यही तो खूबसूरती है क्वांटम फिजिक्स की, राइट। यहाँ पे जो उन्होंने एक्सप्लेन करा, क्वांटम फिजिक्स ने डिफाइन करा कि इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे ऐसी ऑर्बिट में घूमते हैं कि जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है, और वो भी h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में। तो भी ऐसा पॉसिबल है कि वो एमिट भी कर रहा है तो ऐसी ही एनर्जी वो एमिट करेगा, राइट, कि जो दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस में हो। अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो दो एनर्जी के लेवल के डिफरेंस के बराबर हो, राइट। यानी हम यहाँ पे बहुत इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पे EI माइनस EF जो होगा हमारा, वो दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। उतनी एनर्जी हमारे उस फोटोन को मिलेगी। अगर मान लो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर अपर लेवल में जाएगा। उसको एनर्जी मिली यानी वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, अपर लेवल में जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे वो एनर्जी जो होगी वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, राइट। यहाँ हमें जो एनर्जी मिलेगी वो दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी मिलेगी। तो ये हाइपोथेसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है ना। तो जब वो ट्रांजिशन करेगा तो यहाँ मान लो कि n इज इक्वल टू 1 में से 2 में जा रहा है, तो तभी वो परमिट पॉसिबल होगा, राइट। उसको परमिशन तभी मिलेगी जब उसके पास दोनों के डिफरेंस बराबर एनर्जी यहाँ पे होगी। इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, सॉरी। अगर ऊपर के लेवल में जाना है तो एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी एक्सेप्ट करेगा फिर ऊपर के लेवल में जाएगा। अगर एनर्जी रिलीज करेगा, राइट, एमिट करेगा एनर्जी, तो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, राइट। यहाँ पे हमारा EI इनिशियल एनर्जी लेवल है और EF हमारा फाइनल एनर्जी लेवल है। अगर मान लो कि स्टार्टिंग में ज़्यादा है फिर कम है, तो उसने क्या किया, जंप करा EI से EF, राइट। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट थर्ड पोस्टुलेट है। अब फ्रेंड्स इन्हीं पोस्टुलेट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पूरा डेरिवेशन करेंगे टोटल एनर्जी का। और ये वाला फॉर्मूला जो है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लेकर आएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके, और फिर हम डिटेल में उसको डिराइव कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं बोर का हाइड्रोजन के लिए। तो मान लो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है Ze, हाइड्रोजन का है तो हम यहाँ पे Z1 रख देंगे। रेडियस हमारे पास ये R है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिसका चार्ज E है, जिसका मास M है, वो V वेलोसिटी से यहाँ पे घूम रहा है R रेडियस के ऊपर, राइट। R रेडियस की दूरी पे वो यहाँ पे घूम रहा है। अब एक ही कंडीशन बनती है, यहाँ पे हम क्लासिकल कंडीशन ले लें, राइट, क्लासिकल मैकेनिक्स, कि यहाँ पे कब वो घूम पाएगा, जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, कूलम्बियन फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आएगा, कूलम्बियन फोर्स के बराबर। यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो कूलम्बियन फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा यहाँ पे आएगा mv²/r, और कूलम्बियन जो फोर्स होगा, कूलम्बियन फोर्स, वो हमारा आएगा k q1 q2 अपॉन r²। आपको पता है अच्छे से, कूलम्बियन फोर्स हमारा क्या रहेगा, k q1 q2 अपॉन r², और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा रहेगा mv²/r। यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, r से r को यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, r से r हमारा कैंसिल, राइट। अब यहाँ पे mv² हमारा बाकी बचा, और यहाँ पे k जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 4πε0, 1/4πε0। वहाँ पे ε0 हमारी वैक्यूम की परमिटिविटी है। Q1 हमारा है Ze प्लस Ze, Q2 हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि -e, और ये हमारा मिलेगा यहाँ पे हमें R, ये हमारा R है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मिल गया mv² इज इक्वल टू -Ze² अपॉन 4πε0r। इसको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि जब हमें काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हम यहीं पे दोनों तरफ 1/2 चिपका देंगे और काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगी, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, राइट। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, सॉरी, अब मैं एक काम करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी में बाद में चाहिए, हम यहाँ पे m को नीचे ले लेते हैं। तो v², अभी हम यहाँ पे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो v² इज इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पे साइन के साथ ज़रूरत नहीं है, साइन के साथ ज़रूरत पड़ेगी हमें पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तब हम उसका साइन लेंगे, राइट। अभी तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेके ही कर रहे हैं। तो m को मैं नीचे ले आता हूँ, तो Z² अपॉन 4πε0r mv, सॉरी 4πε0r m, ये हमें मिल गया v², इक्वेशन नंबर 2। यहाँ उन्होंने क्लासिकल आइडिया का यूज़ किया, राइट। अब हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी क्वांटम हाइपोथेसिस। क्वांटम हाइपोथेसिस ये बताती है यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट, हम यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट का यूज़ करेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट हमें कुछ यूँ बताता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है L, वो h/2π के
इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी L इज इक्वल टू NH अपन 2 पाई, राइट। अब हमें पता है, अभी मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैविंग एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपन 2 पाई। हमारा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम H अपन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। तो L की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे MVR इज इक्वल टू NH अपन 2 पाई। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थियरी बोर्ड्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना जेईई और नीट में इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड के लिए इसका डेरिवेशन बहुत ही काम लगेगा आपको, राइट। हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं तो m स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। m स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया। अब मैं यहाँ पे भी वी स्क्वायर को टाइटल में रखता हूँ, सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर ये हमें मिल जाएगा। इसको हम ले देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, राइट। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, तो यहाँ पे n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन mr। अब फ्रेंड यहाँ पे m m कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, 4 पाई कैंसिल होगा। तो बाकी जो बचा उसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, पहले ऊपर लिखूंगा r क्योंकि हमें वो चाहिए, साथ में m, साथ में पाई। तो पाई mr मैंने ऊपर लिख लिया डिवाइड बाई n स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे जो बचा एप्सिलॉन नॉट उसको ऊपर लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, तो हमें r मिल गया। r इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z ई स्क्वायर। ये हमें r का फॉर्मूला मिल गया nth ऑर्बिट के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी रेडियस इतनी आएगी। अगर आपको पहले ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है तो आप n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। यहाँ पे हमें रिलेशन ये मिला n स्क्वायर बाई z, बाकी टर्म्स को हम कांस्टेंट ले लें तो Rn प्रपोजल टू n स्क्वायर बाई z। अगर हाइड्रोजन लेना है हमें, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में हाइड्रोजन ही है, तो z आप 1 रख दीजिए, राइट। बाकी आप n की वैल्यू रखिए यहाँ पे, है ना। अगर फर्स्ट ऑर्बिट चाहिए तो फर्स्ट, सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करो तो सेकेंड की रेडियस आपको मिलेगी। तो Rn प्रपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, राइट। बाय सब्सटीट्यूटिंग n is equal to 1 here, we can have R1, उसको हम बोलेंगे A0, 1 रख दूंगा तो एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, राइट। अगर फ्रेंड्स मैं इन सब कांस्टेंट की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी 5.29 10⁻⁻11 मीटर, यानी 5.3 10⁻⁻11 मीटर। इसको बोलते हैं बोहर रेडियस, इसको बोला जाता है बोहर रेडियस, जो हमारी सबसे पहली रेडियस आती है। और अगर मैं इनमें n स्क्वायर बाई जेड को यहाँ पे कांस्टेंट रखता हूँ तो मुझे Rn का फॉर्मूला मिल जाएगा 5.3 10⁻11 n स्क्वायर बाई जेड मीटर। अगर मैं इस तरह से लिखूँ 0.53 10⁻10 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा मुझे, राइट। तो इस तरह से अगर आपको और भी रेडियस निकालनी हो तो आप इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ चुका है, राइट, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो रिलेशन है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो फॉर्मूला है वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको दूसरी कोई रेडियस निकालनी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, राइट। अब फ्रेंड्स मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1/2 ऑन बोथ साइड।
तो अगर हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें यहाँ पे रिलेशन मिल चुका है जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये रिलेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इक्वेशन नंबर इसको हम 5 बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 5। नाउ पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, विथ साइन आपको रखना है यहाँ पे, तो वो हमें मिलेगी के Q1 Q2 बाई आर। के हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 हमारी जेड ई, Q2 हमारी माइनस ई अपन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे यहाँ पे मिल जाएगी हमें माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इस तरह से, राइट। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अब आप देखो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों का टोटल लेके टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल एनर्जी मिलेगी ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मिल जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 ऊपर जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब हमें यहाँ मिल जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर का वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 4 हमें यहाँ पे चाहिए ये टोटल एनर्जी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब फ्रेंड्स हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 7 में एक बार यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ, जो कि कितनी आई, जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी आई माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और टोटल एनर्जी आई, बिकॉज हमें इनका रिलेशन लिखना है, राइट। पहले हम हमारा डेस्टिनेशन में जाते हैं, फिर उसके बाद हम वापस रिलेशन लिखेंगे। तो अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा कि जो इक्वेशन 4 है वो यहाँ पे रखना होगा, तब हमें एनर्जी मिल के आएगी ई nth ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो मैं यहाँ से जो है ये सब मिटा देता हूँ, राइट। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब फॉर्मूला आपको नोटिस करने हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ओके, टोटल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला निकल के आया, E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब इसके अंदर हम आयरन का फॉर्मूला रखते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर का हम रखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन रख देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, राइट। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन मिल जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेज़ टू 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है टोटल एनर्जी का, राइट। अब अगर आपको रिलेशन चाहिए सिर्फ, तो आप जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हमारा। अगर एनर्जी के लेवल की बात की जाए सिर्फ, राइट, तो ये फॉर्मूला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर के साथ। इस ऑर्बिट में ये एनर्जी, तो इस ऑर्बिट में कितनी होगी, अगर हीलियम He+ के लिए इतनी एनर्जी है तो हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी, तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वाला फॉर्मूला, राइट। अब फ्रेंड्स अगर मैं इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, m का मास 9.11 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 होल रेज़ टू 4, एप्सिलॉन नॉट 8.854 10⁻12, h 6.625 10⁻34, इन सबको अगर मैं मिला दूं, सबकी वैल्यू रखूं, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, अगर हम सबकी वैल्यू रख दें तो मैंने याद करी हुई वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, -19 यहाँ होगा,
ये फ्रेंड्स हमें जूल में मिलेगी। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, तो ये हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये दोनों कैंसिल, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -13.55 यानी पाई 13.6 ले लेते हैं, दैट स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए लें, और हाइड्रोजन एटम ओनली, तो हमें पता है कि Z1 हम रख देंगे यहाँ पे, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा -13.6 अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इज इक्वल टू -13.6 अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से हम एनर्जी लेवल ला सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स मान लो मुझे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ई का रिलेशन निकालना है, फिर हम वेलोसिटी का रिलेशन और रेडियस किस तरह से निकालते हैं वो भी देखते हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये आपको मैंने आइडिया दिया किस तरह से मैं लेके आया, राइट। -13.6 अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो इतनी एनर्जी होगी। अब आपको फर्स्ट लेवल में एनर्जी चाहिए, आप 1 रखिए यहाँ पे। आपको सेकंड स्टेट में, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी चाहिए लेवल, तो आप 2 का स्क्वायर 4 रखिए, तो आपको मिलेगा -3.40। 1 रखिए, एन इज इक्वल टू मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी हमारी जितनी है उतनी टोटल एनर्जी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतनी नेगेटिव हमारी टोटल एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ, बाहर रखता हूँ, और 2z² अपन 8πε0 r। अब इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम रख सकते हैं माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। तो ये दोनों रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी आएगी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, डबल ऑफ, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन चाहिए, ये 2 को नीचे ले आओ आप, अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन चाहिए तो इस तरह से मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। देखिए आप, ये 2 में नीचे ले आया, राइट, नेगेटिव साइन इसको दे दिया, तो ये रिलेशन मिल जाएगा। तो जो रिलेशन है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से भी हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो रिलेशन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। अब मैंने आपको रेडियस कैसे निकालना है वो बताया, कि अगर आपको थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस पूछ ले तो किस तरह से निकालनी है, उस तरह से हम यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। पहले मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, और फिर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी हमें किस तरह से मिलेगी उसकी हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स अगर मैं ये रेडियस की जो वैल्यू है, इक्वेशन n²h² पाई mz², अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल सकता है। तो आप किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो v²z² 4πε0 m, r की वैल्यू मैं ये रख देता हूँ n²h² अपन पाई mz²। तो पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, ये z² ऊपर आ जाएगा, तो z का z से मिलाप होगा z², e² का e² से होगा e⁴ 4πε0² n²h²। अब हमें यहाँ निकालना होगा रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो v² का v, z² का z, e², 4 का 2 ε0 nh, इस तरह से मिल जाएगा। अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है, k 10⁹ वाली, 9 10⁹,
ये कांस्टेंट निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा दोनों को। तो 2z², 2×2 = 4 एप्सिलॉन नॉट NH, और पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए ऊपर आ गया 2πz², नीचे आ गया 4π एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हो आप NH। तो ये हो गया जाएगा पूरा हमारा 1/4π एप्सिलॉन नॉट k, तो 2πk(z²) अपॉन NH। ये तो फ्रेंड्स हमारा कांस्टेंट है, अगर z में 1 रख दूं तो यहाँ पे हमें मिलेगी वेलोसिटी। अगर मैं n1 रख दूं और बाकी सबकी वैल्यू रखूं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है। पहली ऑर्बिट पर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूमेगा, आप सोचो कितनी रेडियस पे, 5.8 × 10⁻⁻11 मीटर डिस्टेंस पे इतनी तेजी से घूम रहा होगा, यू कैन इमेजिन, राइट। और v n = v1/n। अगर मान लो मुझे v2 चाहिए तो v1/2 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक हमें रिलेशन मिला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। इस तरह से 2.2 × 10⁶z/n, इस तरह से आप कोई भी वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी एटम के लिए, राइट। लेकिन ये जो हमारा एटम है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजेनिक एटम के लिए ही पॉसिबल है, बोहर मॉडल हाइड्रोजेनिक। अब क्या होता है तो हम जानते हैं लिमिटेशन में। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो 12 न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लेक्चर नंबर 3 में रखते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 हम उसका न्यूमेरिकल वाला ले लेंगे। अभी हम यहाँ पे 2 लिमिटेशंस क्या है बोहर की वो डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने जो आपको भी बताया है ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम उसकी लिमिटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 2 लिमिटेशंस देखनी है। लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो एनसीईआरटी में जो 2 लिमिटेशन दी गई है हम उसकी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, जो बोहर मॉडल है, द बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू ओनली हाइड्रोजेनिक एटम। अपना जो बोहर मॉडल है वो केवल हाइड्रोजेनिक एटम के लिए ही एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों, उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। ये न्यूक्लियस है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट। तो हमने अभी लिखा था कि mv²/r = k q1 q2 अपॉन r²। अब एक तो अपना रहा Ze, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दो का इंटरेक्शन होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। हाइड्रोजेनिक एटम यानी अपना एक तो हाइड्रोजन 1h1, 1h2, 1h3, राइट। ये तो क्या रहे हमारे, लेकिन हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस और बेरिलियम ट्रिपल प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे हुए हैं, आयन है, ये हो गया। इसने 3 लॉस करे हुए हैं, यही हो गया। तो इनको बोलते हैं हाइड्रोजेनिक, हाइड्रोजन जैसे, राइट। हाइड्रोजन जैसे ही हुए, एक प्रोटॉन ही है सिर्फ, सॉरी एक ही हमारा यहाँ पे प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट। इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं हाइड्रोजेनिक, राइट। अब यहाँ पे H ही है तो Z का नंबर हम लगाएंगे। हाइड्रोजन के लिए तो हमारा Z1 लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे Z की वैल्यू हमने जो भी इक्वेशन डिराइव किया उस पर Z और N रखते जाओगे, वैसे आपको रेडियस, वेलोसिटी या एनर्जी जो भी है वो मिलता जाएगा, राइट। सेकेंड लिमिटेशन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सोचोगे 2 इलेक्ट्रॉन हो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इन दोनों के बीच भी रिपल्सन लगेगा, इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा। इतने फोर्स लाओगे कहाँ से आप, हमारे पास है ही नहीं। तो ये यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए आपको समरफेल्ड मॉडल स्टडी करना पड़ता है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, राइट। सेकेंड लिमिटेशन, while the Bohr's model correctly predict the frequencies of the light emitted by the hydrogenic atom, but the model is unable to explain the relative intensities.
ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम। अब फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम में क्या होगा, यहाँ पे कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कुछ की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी वीक होगी, किसी की इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, किसी की वीक होगी। तो ऐसा क्यों होता है ये बोर मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट। While the Bohr's model correctly predicts the frequencies of the light emitted by the hydrogenic atom, हाइड्रोजनिक एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन ने जो जंप करा नॉन रेडिएटिंग स्पेसिफाइड ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के ऊपर जो जंप करा, तो उन दोनों के गैप कितनी एनर्जी, तो फोटोन में हमें एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन बाकी की जो इंटेंसिटी है वो हमें ये नहीं बता सकता कैसे मिलती है। तो ये केवल और केवल हाइड्रोजनिक इंटेंसिटी से बता सकता है, हाइड्रोजनिक एटम के लिए जो इंटेंसिटी मिलती है वही बता सकता है। और फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, कुछ कुछ इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी, कुछ कुछ काफ़ी वीक होगी। ऐसा क्यों होता है वो भी ये मॉडल नहीं बता सकता। तो ये इसके ड्रॉबैक है। और भी बहुत सारे हैं जो ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार के इफेक्ट पर भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 4 मार्क आपके पक्के समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो ये हम पार्ट 1 समझते हैं लेक्चर नंबर 2 का। लेक्चर नंबर 3 जो आएगा वो बोहर मॉडल का हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें मैं केवल प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल से डिस्कस करूंगा, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उसके लिए ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना होगा। तो आइए मिलते हैं, बाय एवरीवन।